मंडे पॉलिटिक्स में एक मर्तबा फिर आपके साथ एनएआर टीवी के साथ मोहम्मद आमिर आना। इस हफ्ते की सियासत में होगा क्या और क्या गुल खिलेंगे और हफ्ते के अख्ताम तक हमारा सियासी हफ्ता रफ्ता कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, कोई बहुत बड़ा कोई उबाल आने वाला नहीं है। बावजूद के कोई छोटी मोटी जो है वो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। और कुछ फ्रंट ऐसे हैं जिनका हमने पिछले मंडे को जिक्र किया था, कुछ चीज़ें उसके ऊपर हुई। लेकिन पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने अपने सेनेट से भी कहा है कि वो भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दे दें। और 11 के करीब जो सेनेटर्स ने इस्तीफे दे भी दिए, लेकिन उनके इस्तीफों की जो बाकी मेंबरान हैं, उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं ठेकेदार सेनेटर से आप समझ गए होंगे कि ये हर पार्टी में होते हैं और जिनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा और पावर लीड के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। जो हर पार्टी में किसी भी पार्टी में हो, तो वहाँ पे वो जिनके मफादात की निगहबानी कर रहे होते हैं, वो सबको पता होता है। तो अभी वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि उनके तो बड़े बड़े जो ठेके हैं वो जो है स्टेज के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन हम ये इस पे बात करेंगे मुख्तसर। लेकिन फिर ये कि सरदार जरदारी अपने कुनबे के साथ चाइना के 10 रोज़ा दौरे पे हैं, वो चाइना में कर क्या रहे हैं, इस पे बात होगी। और फिर ये कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द ख़ास तौर पे साउथ एशिया में कुछ भी हो जाए, तो एकदम हमारे जो हैं वो आ, हाथों से जो है पसीने छूट जाते हैं कि शायद पाकिस्तान में भी कोई इनकलाब आने वाला है। क्या ये इनकलाब आ सकता है या नहीं, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये हमने आपसे वादा किया था कि दूसरे सेगमेंट में बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो जो इस्तिलाहें हैं सियासी, उस पे बात करेंगे। और इसी से मुतल्लिक ही है वो कि रजीम चेंज टूल किट, और ये होती क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट होती है, इस पे बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं कि पीटीआई से। और पीटीआई का एक मसला तो हमने डिस्कस किया कि उन्होंने कौमी असम्बली से जो रिज़ाइन किया था स्टैंडिंग कमेटी से, प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर खान साहब के कहने पे, अब उन्होंने चेयरमैन साहब ने उनके कहा है पीटीआई के कि भाई आप सेनेट से भी करें। और उसमें रजिस्ट कर रहे हैं ठेकेदार सेनेटर्स जो हर पार्टी में, जिनका हमने जिक्र किया। और उस हफ्ते में हम देखेंगे कि वो उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी को जो है वो अपने लीडर को जो इस्तीफे जमा करवाए हैं, वो आगे चेयरमैन सेनेट को सेक्रेटरी को जमा करवाते हैं कि नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। और इसके साथ ही ये कि गंडापुर ने एक और बहाना किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खान साहब ने उनको कहा कि भई जाएँ और केपी में जाके तालिबान से जाके बात करें। और तो इन्होंने कहा कि जी कि मेरा तो पासपोर्ट जो है वो नहीं है, और उसके लिए शायद वो कोई पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात तो बड़े ख़राब चल रहे हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी, और उनकी देखा-देखी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि तालिबान को जो है वो अब फितनतुल ख़वारिज यानी टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। और ज़ाहिर है कि ये एक वो दहशतगर्द हमले के बाद ये सारे बयानात आए, और उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। और पाकिस्तान की जो सारी काविशें हैं अभी तक तालिबान पे नरम तरीके से और सख्ती से पेश आने के, दबाव डालने की, वो कारगर नहीं हो पा रही। और ये भी, इस तरह के भी बयानात तालिबान के लीडरों की तरफ से आने लगे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कुफ्रिया निज़ाम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो पहले भी ये बात होती रही कि भाई ये केपी गवर्नमेंट, खान साहब ये कहते रहे कि जी केपी गवर्नमेंट मुज़ाकरात करेगी अफ़गानिस्तान से। और पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा, हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से, कि ये सूबाई हुकूमतों का मैंडेट नहीं है। तो उस वक्त जो है बड़े तेज़ तुर्श बयानात दिए थे गंडापुर साहब ने। लेकिन इस दफ़ा ज़रा थोड़े से ठुस हो गए, और उन्होंने कहा यार ये तो मेरे पासपोर्ट का मसला है। बात वही है कि उन्होंने करना करना कुछ नहीं है, और सिर्फ जो है एक और बहाना उनके हाथ में आ गया है। तो अभी तो अहम बात ये है कि सदर जरदारी चाइना का एक खामोश दौरा कर रहे हैं। और वो भी अपने जो है पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो दौरा कर रहे हैं। और इसमें उनके साहबज़ादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं।
और जब सुबह में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस वक़्त शंघाई के अंदर थे और वहाँ की फुदान यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने 1 घंटे का उनका सेशन था। जहाँ पे मालूम हुआ कि पाकिस्तानी तलबा ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तानी तलबा जहाँ पे भी हों, उन्होंने सियासत से मुतल्लिक सवाल पूछने हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पे भी बात होनी है। उनमें से बड़े कम लोगों को बुलाया गया और उनको सवालात दिए गए कि वही सवालात उनसे वो करेंगे जो कि उनको दिए गए हैं। यानी एक मैनेज किस्म का एक इवेंट जो है उनके लिए हुआ और ये कि उनकी साहबज़ादी जो ख़ातून अव्वल हैं, वो भी इनके आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी भी साथ हैं इस दौरे के अंदर और ये जाएँगे पहले छंदू से शुरू किया, जहाँ पे सेकंड पांडा अवार्ड आपको पता है कि छंदू शेंज़न प्रोविंस का जो है वो कैपिटल है। पांडा दुनिया में जो मशहूर है वो वहीं पे है। अवार्ड हुआ ज़रदारी साहब की ये मसरूफ़ियत है कि वहाँ पे फिर एक कल्चरल फोरम पे उन्होंने बात की और कल्चरल इंटीग्रेशन के हवाले से चाइना की बड़े तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन असल मकसद है क्या? ये ज़रदारी साहब आए क्यों हैं चाइना? यहाँ जब चाइना में कुछ दोस्तों से हमने पूछा तो उन्होंने तो खुल के बात की है और चाइनीज़ जो है अब वो पुराने वाले चाइनीज़ नहीं है कि बहुत ही छुप के और ढके-छुपे लफ्ज़ों में, इशारों, कनायों में बातें करते थे। जैसे उनके पास जो है वो ताकत आई है, माशी ताकत और दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, तो उनके लबो लहज़े में भी वही एतमाद आ गया जो एक बड़ी कुव्वत के जो है सुपर पावर के शहरियों के पास, उनके एकेडमिक्स के पास, उनके तबसरा निगारों के सहाफ़ियों के पास होती हैं। वो कहते हैं कि यार ये जो है अपने बेटे की तरबियत के लिए इधर आए हैं, बेटे-बेटी की कि देखें और तारुफ़ करवाने आए हैं, अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए आए हैं चाइना में कि इनकी एक नेटवर्किंग हो क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जो है अगली जनरेशन उनकी आ रही है, तो वो अपने दोस्तों से भी मिलवा रहे हैं और ख़ास तौर पे चाइना में उनका इंटरेस्ट इसलिए है कि उनको लगता है कि चाइना का बड़ा एक इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स में भी रोल है और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी है और जो चाइना के कार्ड को पाकिस्तान में अच्छा प्ले कर सकेगा वही अच्छा सियासतदान होगा क्योंकि ये सिविल मिलिट्रिफिकेशन में भी होगा अवाम के सेंटिमेंट के साथ खेलने का भी खेल है और ये बाकी पार्टीज़ के साथ भी रेस की जब जरदारी साहब पहली मर्तबा सदर बने थे तो तब भी उन्होंने बहुत दौरे किए थे चाइना के। उस वक़्त तो ऐसी अफ़वाहें उड़ती रहीं इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनकी, वो नहीं, लेकिन उन्होंने दोस्तियाँ बनाई और यहाँ पे अब वो जो है बिलावल भुट्टो को और आसिफ़ा को उनका एक्सपोज़र के लिए उनके लिए आए हैं और इसलिए वो जो है शंघाई, शेंज़न और जो है उरोमची लेके जा रहे हैं कि डेवलपमेंट को देखें, मॉडल को देखें, दोस्तों से मिलें और दोस्तियाँ बनाएँ क्योंकि जो चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी उसके अंदर जो जिन सूबों में ये जा रहे हैं अगली जनरेशन जो जाएंगे पॉलिट ब्यूरो में वो यहीं से लोग जाएंगे जरदारी साहब कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है यहाँ पे भी उन्होंने छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको याद होगा ये दौरा जो है पिछले साल होना था नवंबर में और नवंबर में जब ये दोबारा नहीं हुआ तो उसके कई मुहर्रिकात बताए गए थे जो अखबारी इतलात आई थी वो तो आपको पता है कि बताया गया कि ज़रदारी साहब के जो है टांग में फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से जो है वो चाइना का दौरा मुलतवी कर दिया गया फिर ये भी खबर आई कि चूंकि वो बख्तावर के यहाँ जो है एक बच्चे की वलादत हुई है तो जरदारी साहब ने उनको मुबारकबाद देने के लिए जाना था क्योंकि वो नाना बन गए हैं इसलिए उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिया और पहले बिलावल भुट्टो का प्रोग्राम बना था अकेले अकेले चाइना निकल जाए तो जरदारी साहब ने कहा नहीं ऐसे अकेले नहीं जाना और फिर बिलावल भुट्टो भी जो है वो दुबई चले गए लेकिन दो वाकयात और भी हुए थे ज़रूरी नहीं है कि ये जो उस वक़्त बातें हो रही थी वैसी हों और हो भी सकता है कई फैक्टर एक ही वक़्त के अंदर काम भी कर रहे होते हैं। तो ज़रदारी साहब जो हैं वो इसलिए भी शायद क्योंकि 3 दहशतगर्द हमले पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में हुए थे चाइनीज़ जो इंटरेस्ट के ऊपर और सबसे जो खौफ़नाक हमला था वो कराची एयरपोर्ट के बाहर चाइनीज़ इंजीनियर पे हुआ था और बीएलए ने वो हमला
किया था। और ज़रदारी साहब के लिए ये बड़ा मसला था कि उस सूबे में जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, और बलूचिस्तान जहाँ पे भी सो कॉल्ड उन्हीं की हुकूमत है, वहाँ पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ग्वादर में भी वाक़या हुआ था उन्हीं दिनों। तो एक वजह ये बनी थी। और पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात के अंदर एक तनाव की कैफियत आ गई थी। और इसको फिर बहुत मुश्किल से और बड़ी इसको बड़ी लेवल की सफारती कोशिशों के बाद इसको जो है काम डाउन किया गया था। और सदर शी जिनपिंग अभी भी जब मिले शहबाज शरीफ से, फील्ड मार्शल से, सागडार से, तो उन्होंने सबसे पहली बात फिर वही की थी, सिक्योरिटी की बात की थी चाइनीज नेशनल्स की पाकिस्तान के अंदर। तो शायद उस वक्त जरदारी साहब के मामला सिक्योरिटी के इतने थे कि वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे, चूंकि ये फैमिली दौरा है और सरकारी है, और फैमिली मेंबर साथ हैं, कुनबा साथ है उनका। तो इसलिए अगर उन्होंने नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। क्रिटिकल टाइम्स के अंदर नेटवर्किंग नहीं होती और ना ही दोस्ती और ताल्लुकात बनते हैं। अभी जो ज़ियाफ़तें चल रही हैं उनके एजाज़ में, वो आ, आप शायद टीवी के ऊपर या मीडिया पे कहीं ना कहीं पे कोने खुदरों में वो खबरें आ रही होंगी, वो उसको देख रहे होंगे। लेकिन ये कि एक और फैक्टर था चाइना के फैक्टर के अलावा, दहशतगर्दी के अलावा, उनके दौरा मुलतवी होने का। और एक और मामला था जो नवंबर में हुआ, और वो भी शायद जो है सरदार जरदारी साहब की जो है चाइना के दौरे में हाइल हुआ था। वो था पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब जो फील्ड मार्शल हैं, उनके टेन्योर के लिए। और पार्लियामेंट ने जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो है तरमीम की थी, और आर्मी, एयर और जो नेवी के हमारे चीफ हैं, उनके टेन्योर को 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया हुआ था। और उसके बाद जो है वो प्रमोशन भी हो गई। फिर जब मई वाला इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ, तो उसमें 5 साल के लिए भी दोबारा से डिबेट हो रही है, कब से शुरू होगी, कब से नहीं होगी। तो ये उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन आना थी, तो ये भी एक बड़ा क्रिटिकल टाइम था। और उससे पहले बावजूद के कि एज की जो है एक्सटेंशन तो पार्लियामेंट दे चुकी हुई थी, और वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने किया था और मामला पार्लियामेंट को भेजा था। खोसा साहब को बड़ी एक जल्दी होती थी और हर मामला पार्लियामेंट भेजने की, और अज खुद नोटिस लेके बहुत सारे मामलात में फिर जब उनसे बोझ संभाला नहीं जाता था, तो पार्लियामेंट के ऊपर मलबा डाल देते थे। वो एंटी टेररिज्म कोड की डेफिनेशन हो, एंटी टेररिज्म की डेफिनेशन हो, या आर्मी चीफ की। तो उन्होंने इमरान खान के जब एक्सटेंशन दी थी उन्होंने बाजवा साहब को, उसका नोटिस लिया। और जब उनका फैसला आया, तो वो क्या था, एक उसमें से निकला था चूहा, और वो भी मरा हुआ। तो अभी तो हमें गड़े मुर्दे उखेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तो हम जरदारी साहब के दौरे का की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है वो उस वक्त कितने फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये दौरा उनका मुलतवी हुआ था। तो चले अब हम आते हैं अपने मंडे पॉलिटिक्स के दूसरे हिस्से की तरफ। और आपने देखा होगा कि लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी को जलाने का फैसला किया, तो उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है। उसमें तो डिटेल्स आपने सुन ली होंगी, बड़ी पॉडकास्ट हुई हैं, टीवी पे बड़े तबसरे हुए हैं, और पीटीआई के लोगों ने भी किए, लेकिन एक जुमला उसमें बड़ा अहम है। और जो कोर्ट के फैसले के अंदर है कि उन्होंने कहा कि ये उन्हें कोर्ट को पता है कि पीटीआई के कारकुन जो है बानी इमरान खान की हदायत को मुकद्दस समझते हैं, और कारकुन बानी चेयरमैन को रेड लाइन और रूहानी शख्सियत गुजारते हैं। ये रूहानी शख्सियत जो है वो क्या होती है, ये कल्ट की डिबेट है, पाकिस्तान में चल रही है। और हमारे कुछ बहुत ही प्यारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं,
उनको उनका ये है कि जी ये जो कल्ट बन गया है और ये कल्ट होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। शायद उनके ज़हन के अंदर जो है वो शिव गुरु रजनीश हैं कि उन्होंने अपना आश्रम बना लिया इस तरह के उनके होंगे। भाई ये कल्ट जो है ये एक बेशक इसकी मज़हब से डेफ़िनेशन वहाँ से आई है, लेकिन इसको सियासत में बहुत हर जगह पे इस्तेमाल होती है। अमेरिका से लेके अफ़्रीका तक, एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और ये हर उसके ऊपर लगा दी जाती है और सियासतदान के ऊपर जो थोड़ा-सा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, वो उसके गिर्द लोग इकट्ठा शुरू होना हो जाते हैं। तो ट्रम्प के मुतल्लिक भी कह रहे हैं कि जी कि भई ये एक कल्ट बन गया है। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत तौर के ऊपर उसको पेंट किया जाता है। बुनियादी तौर के ऊपर इस कल्ट की डेफ़िनेशन को जो है, वो आप सियासी मुखालफत के तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी और बहुत सारे मुल्कों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऐसी क़ुव्वत, ऐसा लीडर जो सियासी अमल के ऊपर सियासी जमात का लीडर हो, उसके ऊपर यकीन रखता हो, वो कल्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। जिस तरह तो शी जिनपिंग के बारे में, एर्दोग़ान के बारे में पीटीआई वाले कहते हैं कि फिर आप उनको भी कहेंगे, फिर मोदी को भी कहेंगे और मान को भी कहेंगे। तो ज़ाहिर है कि पॉलिसियों के अंदर हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि बहुत सारे लीडर जो पॉपुलिस्ट होते हैं, पॉपुलिज़्म के ऊपर हम अगली मर्तबा बात करेंगे कि पॉपुलिज़्म होता क्या है। लेकिन आज तो हमने बात करनी थी कि कल्ट से बात शुरू हुई उस फैसले के ऊपर, लेकिन उसके साथ एक फिर जिस वक़्त ये उनका कोर्ट का सनद दहशतगर्दी का तस्वीली फैसला आया, तो उसी वक़्त जो है नेपाल के अंदर भी बात चल रही थी। और ये अजीब कहानी है कि पाकिस्तान में जो है वो जैसे ही कोई इर्द-गिर्द हमारे कोई तब्दीली की लहर उठती है, तो एकदम हमें जो है वो खौफ़ज़दा हो जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो नेपाल में हुआ रजीम चेंज हुई, वो एक बड़ा अहम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद नहीं था, लेकिन इंडिया के अंदर इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई कि यार कोई इस तरह की तब्दीली जो है, जो श्रीलंका से शुरू हुई और बांग्लादेश गई, वहाँ से हमारे करीब ही दिल्ली के करीब ही जो है वो आ गई है काठमांडू में, तो कहीं इधर तो नहीं हो रहा। उस पे बड़े तज्ज़िये शुरू हो गए हैं और शेखर गुप्ता जो है वो जर्नलिस्ट बड़े सीनियर, उनका एक आर्टिकल है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एनालिसिस किया है कि रजीम चेंज की टूल किट होती क्या है और शेखर गुप्ता का आर्गुमेंट ये है कि जो कमज़ोर इंस्टीट्यूशन है उसकी वजह से ये इनकलाब आते हैं और नई 9 मई का जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की पाकिस्तान के अंदर सलाहियत थी और एक काठमांडू में तो पूरे नेपाल में सिर्फ एक शहर में प्रोटेस्ट हुए तो उससे हुकूमत गिर गई और इसी तरह बांग्लादेश में हुआ था 3-4 शहरों के अंदर जो है चट्टागांव, खुलना और ढाका के अंदर से गिर गई लेकिन पाकिस्तान में तो बड़े वसी पैमाने पे हुए थे ये वाक़यात। तो यहाँ पे क्यों नहीं गिरी? तो ये उन्होंने उसका तज़किया किया बंगाल की और पूरे रीजन की सूरत हाल के साथ। की आर्गुमेंट वो यही है कि वो कहते हैं जी कि जब इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत हुकूमतें खो देती हैं, तो तब ये जो है इस तरह के वाक़यात जो हैं रूनुमा होते हैं और छोटी-सी तहरीक भी जो है, वो जो है बड़ी एक तहरीक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर ये जो एक तसव्वुर है कि शायद जो हार्ड रियासत जो है वो उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इस पे बड़ी बात हुई और ये भी एक ऐसी तसव्वुर है जिसके ऊपर दोबारा से हम बात करेंगे कि ये हार्ड स्टेट होती क्या है, इसको फिर फील्ड मार्शल साहब इसका ज़िक्र क्यों कर रहे थे और किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे थे। तो वो किसी दिन हम उसके ऊपर बहस करेंगे। लेकिन हार्ड स्टेट सबसे वीक होती है जैसा कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन में हुआ था और जब उन्होंने जो है वो छोटे से मजमे के ऊपर जो है जहरीली गैस और जो ज़्यादा टॉर्चर किया तो वो उसका रद्द-ए-अमल जो है बहुत थोड़े लोग जो है रजीम को कोलैप्स कर सकते हैं। हार्ड स्टेट जो है अपने अंदर से बड़ी वीक होती है और उसकी वीकनेस उसकी जुड़ी हुई होती है रियासत के कॉन्फिडेंस के साथ और रियासत के इशराफिया के कॉन्फिडेंस के साथ। अगर उसको लगे कि उसका ताल्लुक अपने अवाम के साथ मज़बूत है, तो फिर वो नहीं डरती और फिर रूल ऑफ लॉ के ज़रिए जो
चीज़ों को करती है, बाज़ दफ़ा वो ज़बर से भी काम लेती है और ज़बर के अंदर जो है वो इंश्योर करती है 2 चीज़ों को। शेखर गुप्ता ने भी अपने इस आर्टिकल में और पॉडकास्ट के अंदर उसका ख़ास तौर के ऊपर ज़िक्र किया कि उनके पास तो एक तो सलाहियत हो कि मॉब को मैनेज करने की, रूल ऑफ लॉ को जो है उन्हें रिट को एस्टैब्लिश करने की, और ये फिर कि उनके पास लॉ एनफोर्समेंट के पास ये भी होना चाहिए कि वो नेगोशिएशन भी कर सके और सॉफ्ट भी हो सके, और ये कि डेमोक्रेटिक स्पेसेस उनके अंदर हों कि प्रोटेस्टर्स के साथ जहाँ पे ज़रूरत पड़े मुज़ाकरात भी करें। और ये वो नुक्ता है जो रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाता है। दोनों कंपोनेंट जो है साथ साथ चलते हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। तो पाकिस्तान में फ़िलहाल इस तरह के कोई हालात व वाक़यात नहीं हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इसके ऊपर डिबेट जारी है, वो भी देख रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन वीक हैं कि नहीं। आप भी देख लें, हमारे इंस्टीट्यूशन वीक हैं कि नहीं। अ, और ये भी देख लें कि पाकिस्तानी रूल ऑफ कितना है कि नहीं, और इंडिया भी देख रहा है कि उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ है कि नहीं। तो इस वक्त डरे हुए हैं दोनों जंग के बाद, और वो डरे हुए हैं नेपाल में आने वाली छोटी सी तब्दीली से। तो नेक्स्ट मंडे को देखेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और जरदारी साहब वापस आ चुके होंगे और इमरान खान साहब के जो जियाले और मतवाले और सेनेटर्स हैं, ये किस जगह पे जाएंगे, और ये पार्टी के अंदर पहले से इख्तलाफ ज़दा पार्टी जो है और उसके अंदर मज़ीद रिफ्ट क्रिएट करेंगे, या उसको कहीं पे जाके उसको रिजॉल्व भी करने की सलाहियत रखते होंगे। और ये भी हम देखते रहेंगे कि गंडापुर की सियासत जो है वो कैसे इमरान खान की जो पॉलिटिक्स को वो है वो डैमेज कर रही है। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए NAR टीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।